हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, अब सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कॉन्शियसनेस तक पढ़ा था, आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन द लिविंग स्टेट। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक लिविंग स्टेट को बता पाना। ठीक है, वो कैसे, वो आगे बता रहे हैं। वी ऑब्जर्व patients lying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs। तो ये उन मरीजों के बारे में बात कर रहा है जो कोमा में रहते हैं। जैसे टीवी सीरियल्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पेशेंट है, वो चोट लग जाती है उसके सर में और वो कोमा में चले जाता है, फिर वो काफ़ी टाइम तक कोमा में रहता है, फिर उसको होश आता है, फिर वही ड्रामा उन सब का। ठीक है, तो वही कोमा की बात यहाँ पे कर रहा है। तो कह रहा है कि वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइनिंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग। अब हम कोमा में जो पेशेंट है उनकी बात करें तो क्या है, वो अपना तो कुछ काम कर नहीं सकती उनकी बॉडी, तो मशीन यहाँ पे काम करती है उनके हार्ट के रूप में भी और लंग के रूप में भी। ठीक है, द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड। नहीं तो जो पेशेंट है वो क्या हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। ब्रेन उसका काम करेगा ही नहीं, तो वो कोई ऑर्गन अपनी बॉडी का हिला नहीं पाएगा, कोई ऑर्गन उसका वर्क नहीं कर पाएगा। तो तब क्या करता है, जो मशीनें होती हैं वो उसका यहाँ पे काम करती हैं। आगे बता रहा है द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो पेशेंट है उसको क्या नहीं हो पाती है, फिर सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो कह रहे हैं आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये कह रहा है अगर इन पेशेंट की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जो नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाते हैं तो हम इन्हें लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिनन आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन। तो अब जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो कि सारे के सारे फिनोमिनन होते हैं वे किस लिए होते हैं, किस कारण होते हैं, अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन। उनका क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तब जाके सारे के सारे फिनोमिनन चलते हैं। Properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell। तो ये कह रहा है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं टिश्यू की आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल। जो हमारे पास कंस्टिट्यूट है सेल का, उसमें कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, बट वो कहाँ से आती है, जब उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है तभी जाके क्या करते हैं वो लोग सेल्स, वो आपस में काम करती हैं, तभी जाके क्या है वो लिविंग है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprises the organelle। तो ये कह रहा है सिमिलरली, मतलब से हमने ऊपर भी सेम बात की थी, तो वही बात कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेलुलर ऑर्गेनली की, जैसे हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनली क्या होती है। तो ये कह रहा है जो प्रॉपर्टीज़ होती है सेलुलर ऑर्गेनलीज की आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूट। वो भी क्या होती हैं, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूट में तो होती नहीं है, बट किससे अराइज होती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। तो क्या है, सब खेल इंटरेक्शन का ही है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो सेल का कोई यूज़ नहीं है, अगर इंटरेक्शन होगा तभी जाके वो क्या करेंगे, काम करेंगे। आगे कह रहा है दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज़ एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है यही इंटरेक्शन क्या करता है, रिजल्ट होता है इमरजेंट प्रॉपर्टी। जो अब हम डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हाई लेवल में, उन सब का कारण क्या होता है, ये इंटरेक्शन ही कारण होता है। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। तो यही फिनोमिना है ट्रू, जिसके कारण क्या होता है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है हाई लेवल में वो देखने को हमें मिलती है। आगे कह रहा है देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो अभी बता रहा है, जो हमने ऊपर सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी उसकी समरी बता रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि अब हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या कर पाएंगे, अपने को रेप्लिकेट कर पाएंगे या अपने नंबर को बढ़ा पाएंगे, सेल्फ रेप्लिकेट कर पाएंगे। इवॉल्विंग, अपने आप को कर पाएंगे, इवॉल्व कर पाएंगे। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर पाएंगे किसके कारण, जो उनमें क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है
उसके कारण। आगे बता रहे हैं बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी क्या है? वो स्टोरी है कि अर्थ में लाइफ कैसे जनरेट हुई या कैसे ओरिजिनेट हुई उसके बारे में। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। वही बात कह रहा है कि जो बायोलॉजी है वो क्या है कि स्टोरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में कैसे इवोल्यूट हुए, इवोल्यूशन कैसे हुआ उनका, इसी की स्टोरी क्या है? बायोलॉजी है। आगे कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेयरिंग डिग्री। तो ये कह रहा है कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर थे या अर्थ पे थे, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, जो आज थे या कल थे या अब नहीं हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के वो क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि उनका क्या है? जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, बट टू वेरिंग डिग्री। पर क्या है? कहीं ना कहीं उस जेनेटिक मटेरियल में क्या है? डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जिसके कारण क्या है? वो लोग जो थे वो अभी गायब हो गए, जैसे डोडो है या डायनासोर है या और भी जो एक्सटिंक्ट हो गए, या जो भी प्लांट हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो वो जेनेटिक मटेरियल तो सबका कॉमन ही था, बट क्या था उसमें? वेरिंग डिग्री। वो क्या था? थोड़ा उसमें अंतर था। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें डाइवर्सिटी की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये कह रहा है इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर क्या करोगे, आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिखेगी एक लार्ज वैरायटी दिखेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो भी लिविंग है उनकी क्या मिलेगी? आपको एक बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी। ये डिफरेंट टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो क्या है? लिविंग है। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये क्या हो सकते हैं? या तो पॉटेड प्लांट जो आप अपने पॉट में प्लांट लगाते हुए हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, तुम्हारे पालतू जानवर हो सकते हैं, और अदर एनिमल या कोई और एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकता है। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. इसके बाद ये कह रहा है कि इसके बाद भी क्या कहता है? सेवरल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रेजेंट है, बट आपको क्या, आप उनको खुली हुई आंखों से यानी नेक्ड आई से देख नहीं सकते हो। और ये कहाँ है? आपके चारों ओर हैं। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक observation in the range and variety of organism that you see would increase। तो ये कह रहा है अगर आप करोगे एक छोटे से एरिया में देखोगे ऑर्गेनिज्म को तो वहाँ पे कम होंगे, बट अगर आप एक लार्ज एरिया में देखोगे तो उनकी वैरायटी और रेंज में काफ़ी अंतर होगा। जैसे बड़े एरिया में क्या होंगे? बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे अलग अलग टाइप के, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो। ठीक है। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप कहाँ जाओगे? घने जंगल में जाओगे, फॉरेस्ट में जाओगे, यू विड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। अगर आप एक जंगल में जाओगे तो आप वहाँ पे क्या देखोगे? ग्रेटर नंबर देखोगे और डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देख पाओगे। Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species। तो आप जो भी वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म देखोगे तो वो क्या करेंगे? एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। आगे बताएगा स्पीसीज़ क्या है। आगे कह रहा है द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड described range between 1.7 to 1.8 million. These refer to biodiversity or the number and types of organisms present on earth। आगे कह रहा है the number of species that are known, वो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जिनका क्या है आप लोगों को पता है या हम लोग जिनके बारे में जानते हैं और जिनको हमने डिस्क्राइब किया है, वो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन तक हैं। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, और इसी को हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। अब बायो क्या हो गया? जो लिविंग की बात कर रहा है। डाइवर्सिटी क्या हो गया? उनमें क्या क्या डिफरेंस है या कितने अलग अलग टाइप के जो हैं लिविंग थिंग्स
वही क्या आ गया, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ गया। तो ये बता रहा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन है अभी भी स्पीसीज जिनको हम जानते भी हैं और जिनको हमने अभी तक डिस्क्राइब किया है। तो आगे कह रहा है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो क्या है, नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रेजेंट है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड even old ones, new organisms are continuously being identified। तो ये क्या कह रहा है, अगर हम क्या करेंगे, नए नए एरियाज़ में जाएंगे और यहाँ तक कि अगर हम अपने ओल्ड एरियाज़ में भी जाएंगे जहाँ हमने पहले से नई स्पीसीज़ देख रखी हैं, तो वहाँ भी हम क्या देख लेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म हमें वहाँ पे भी मिलेंगे जो अभी तक क्या नहीं हो रखे हैं, आइडेंटिफाई नहीं हो रखे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names। तो ये कह रहा है, जैसे कि पहले हम कह चुके हैं, यहाँ पे क्या है, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल है वर्ल्ड में, और जबकि हम क्या करते हैं, हम कुछ जैसे हमारी स्पीसीज हैं हम उनको अपने लोकल नेम से जानते हैं। जो प्लांट और एनिमल है उनको हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है हम वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उनको नाम दे देते हैं। ठीक है, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्योंकि क्या है, ये लोकल नेम है तो क्या होंगे, प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं सब जगह। इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री में भी क्या हो सकता है, अलग अलग, एक ही अगर कोई स्पीसीज़ है तो उसको क्या कह सकते हैं, अलग अलग उसके नाम हो सकते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। अब देखो, अगर हम एक ही स्पीसीज़ है, या जैसे अब गुलाब है, हम गुलाब को कोई कुछ और ही कह रहा है, अब कहीं अपने इंडिया में ही जाओ तो कहीं कोई लोग कुछ और ही कह रहे हैं, तो हम जब वो अपनी भाषा में कहेंगे गुलाब को कुछ और तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो जाएगा। इसलिए क्या है, हमको इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, इसको एक अच्छे से तभी तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर आया, ताकि ये क्या हो पाए, कोई भी जो लोकल स्पीसीज है उसका एक ऐसा नाम हो जो सब जगह कॉमन हो, ताकि अगर कोई भी उससे कहे उसके जो साइंटिफिक नेम में, तो हम सब पहचान पाएँ। ठीक है, तो आगे पे यहाँ पे कह रहा है, hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। जैसा कि मैंने भी कहा, अब एक ही स्पीसीज़ को अगर हम एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जानेंगे तो हमें उसको पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में हमें क्या जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि हमने क्या करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज करना चाहिए इसको कुछ स्टैंडर्ड बना देने चाहिए। तो उसी पे बात कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए, ताकि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर, हिंदी में से कहेंगे नामकरण। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं, ताकि ये करें, उसको जब भी कोई बुलाए तो उसी नाम से बुलाए। अब कोई कहेगा उस बच्चे को बुलाओ, मान लो उसका नाम मोनू है तो कहोगे मोनू को बुलाओ, तो सब समझ जाएंगे। वैसे ही क्या हुआ यहाँ पे भी, इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि एक कॉमन स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम हो। ठीक है, Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। This is identification। अब नेक्स्ट बता रहा है आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो कह रहा है ये तो ऑब्वियस है कि नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है किसी को नेम रखना, उसका नाम रखना, जब क्या हो, ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड करेक्टली, जब क्या कर पाओ, आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ। अब जैसे आपने कोई और प्लांट लिया और आपने उसको दूसरे के नाम पे डिस्क्राइब कर दिया, करेक्टर उसके दूसरे वाले के रख दिए, तो क्या हो जाएगा, इससे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को सही करने के लिए नहीं करा, पहले उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा करेक्टली, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच्ड टू, और उसमें क्या करना पड़ेगा,
हमें देखना पड़ेगा कि उस पर कौन सा नाम अटैच है, तभी क्या हो पाएगा, दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। तो इसको इन्होंने क्या दिया, उसको अच्छे से किसी ऑर्गेनिज्म को या कोई स्पीसीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करना और उसको नेम अटैच करना ही क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीड्यूर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलेट द स्टडी, अब इस स्टडी को क्या करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने क्या करा, एक अच्छे खासे नंबर थे साइंटिस्ट का, उन्होंने क्या करा, एक ऐसा प्रोसीड्यूर, एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट बनाया जिसमें क्या कर पाए, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे पाए। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो क्या हो, ऐसा नहीं हो कि किसी को बायोलॉजिस्ट को तो एक्सेप्टेबल हो, किसी को एक्सेप्टेबल ना हो, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो सभी को, सब उसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, आगे कह रहा है फॉर प्लांट्स साइंटिफिक names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature या ICBN। जैसे अब कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि ICBN क्या है, ये सब चीज़ें मैं लास्ट में शॉर्ट नोट बना दूँगी तो उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है फॉर प्लांट, अगर हम प्लांट की बातें करें तो प्लांट्स के लिए क्या करा इन्होंने, साइंटिफिक नेम देने के लिए इन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए और कुछ क्राइटेरिया दिया, और उसमें दिया किसने ये सब, ये ICBN ने दिया, जिसका फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि प्लांट है, प्लांट बॉटनी हो गया, अगर हम तो फिर इसने क्या करा, नाम इसका रख दिया गया इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं जूलॉजी की, जूलॉजी का क्या कर दिया इन्होंने, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आगे कह रहे हैं द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। साइंटिस्ट ने ये भी यहाँ पे एक बात को क्या कर लिया, इंश्योर कर दिया कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ तो अलग नाम रख दे रहा है, दूसरे देश में कोई अलग नाम रख दे रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर वही स्थिति आ जाएगी, पहले ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, इसलिए हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए या वन नेम ओनली। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ड टू अराइव एट द सेम नेम। अब ऐसा डिस्क्रिप्शन देना चाहिए कि कोई भी कहीं भी हो, वर्ल्ड के कोई भी पार्ट में हो, तो उन सबको क्या आए, जब भी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो समझ आए कि अरे हाँ ये तो वही वाला प्लांट है, उन्हें इस चीज़ का आइडिया आ जाए। दे ऑल्सो इंश्योर that such a name has not been used by any other known organism। उन्होंने इस चीज़ को भी श्योरिटी कर ली कि जो अगर नाम आपने दिया है तो किसी और का नाम पहले से ना हो। ठीक है, इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। ठीक है, आगे कह रहा है बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। तो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या करा, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया और इसको क्या बना लिया, एक साइंटिफिक नेम के रूप में उन्होंने परमिशन दे दी, या मतलब एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। तो उन्होंने क्या कहा, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। तो हर नाम के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। पहला तो होगा उसका जेनरिक नेम, हिंदी में इसे कहेंगे वंश नाम, और दूसरा होगा एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब एक तो उन्होंने क्या कहा, कोई भी नाम अगर देगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा उसका जेनरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट को हिंदी में कहते हैं जाति संकेत पद। ठीक है, तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और वो सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, एक नाम के लिए दो कंपोनेंट देते हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं उन्होंने, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई का मतलब जहाँ भी आएगा तो दो से मतलब होगा, तो बाई मतलब दो, नॉमियल मतलब नाम, तो कि द्विपद, इसको हिंदी में कहेंगे द्विपद नाम पद्धति। ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो ये सिस्टम किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्या है, जो सिस्टम दिया किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया, जो सभी लोग क्या करते हैं, इसी सिस्टम को मानते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 word फॉर्मेट वॉज फाउंड
कॉन्वीनेंट। तो जो ये टू नेमिंग का उन्होंने टू वर्ड फॉर्मेट दिया वो सबके लिए क्या हो गया, सुविधाजनक हो गया, सबके लिए कॉन्वीनेंट हो गया। कि अब कोई भी अगर कहीं नाम देगा तो उसके दो नाम होंगे, पहला तो होगा उसका जेनरिक नेम और सेकंड क्या होगा उसका स्पेसिफिक एपिथेट। आगे कह रहा है लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ। अब हम मैंगो के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये कह रहा है अब मैंगो के नेम से हम इसे समझते हैं अच्छे से। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। अगर हम मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछेंगे तो क्या कहोगे आप, मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ बाइनोमियल नेम। तो अब हम देखते हैं कि कैसे है बाइनोमियल, ठीक है। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज और अ स्पेसिफिक एपिथेट। जैसा कि हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है, एक तो जेनरिक नेम होता है, दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो इसमें कह रहा है जो मैंजीफेरा है वो तो इसका जीनस है या जेनरिक नेम है, और जो इंडिका है वो क्या है, पर्टिकुलर स्पीसीज को शो कर रहा है या स्पेसिफिक एपिथेट को शो कर रहा है। तो स्पीसीज़ का है स्पेसिफिक एपिथेट तो बात एक ही है, जीनस का या जेनरिक नेम तो बात एक ही है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। तो ये कह रहा है बायोलॉजी फर्स्ट है, तो ये कुछ रूल बता रहा है नोमेनक्लेचर के। फर्स्ट है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो लैटिन एक लैंग्वेज है, बायोलॉजी में ज़्यादातर जो भी टर्म्स होंगे वो लैटिन भाषा में ही होंगे, जो लैटिन लैंग्वेज है उसी में होते सबसे ज़्यादा, ठीक है। कभी भी अगर देखना है कहीं भी आप पढ़ोगे आगे तो बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो लैटिन में होंगे जो भी नेम्स दिए जाएंगे, एंड रिटन इन इटैलिक, और लिखे किस में जाएंगे, इटैलिक्स में, मतलब उन्हें तिरछा लिखा जाएगा, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो क्या है, क्योंकि ये दे आर क्योंकि लैटिन भाषा से ले गए हैं और उत्पन्न भी किससे हुए हैं, लैटिन भाषा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या करा जाएगा, इनको लैटिन में लिखा जाएगा। और रिटर्न करेंगे तो किस में रिटर्न करेंगे, इटैलिक्स में, ठीक है। सेकंड कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसा भी हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट वर्ड क्या होगा, हमेशा बायोलॉजिकल नेम को रिप्रेजेंट करेगा, जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, जीनस होगा, और सेकंड होगा स्पेसिफिक एपिथेट। थर्ड कह रहा है बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो कह रहा है जो भी हमारे बायोलॉजिकल नेम हैं जब इन्हें लिखे जाएंगे तो ये ऐसा नहीं कि साथ लिख दोगे, दोनों क्या लिखे जाएंगे, जैसे मैंजीफेरा है इंडिका है दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, और जैसे मैंजीफेरा है और इंडिका है तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग लाइन भी खींची जाएगी इनके नीचे, इससे पता चलेगा ये लैटिन ओरिजिन है इनका। फोर्थ है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस starts with a capital letter while the specific epithet start with a small letter। तो ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ड होगा जीनस का वो हमेशा कैपिटल होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो हमेशा उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर होगा, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल बता के वो बता रहे हैं। अब उससे आगे देखते हैं, तो कह रहा है नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जो ऑथर का नाम है वो क्या लिखा जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। नेम ऑफ द ऑथर, एक मिनट, हाँ, नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जो स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिका, तो इंडिका के बाद ऑथर का नेम आएगा, ये कहना चाह रहा है। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज़ रिटन इन एन एब्रीवेटिव फॉर्म। तो जो ऑथर का नाम आएगा वो क्या आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा, और वो कैसे लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में। ऐसा नहीं कि पूरा नाम लिख दोगे, उससे क्या लिखा जाएगा, एब्रीवेटिव के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो लास्ट में क्या लिख दिया, जैसे लीनियस ने दिया होगा तो LINN लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई लीनियस। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो स्पीसीज़ है वो सबसे पहले किसने दी थी,
इसी साइंटिस्ट ने दी थी, लिनियस ने दी थी। आगे पढ़ते हैं। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो कह रहा है ऐसा तो क्या है, इम्पॉसिबल है कि हम सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको पढ़ लें, उनके बारे में जान लें, स्टडी कर लें, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉसिबल बना सकते हैं। किसके थ्रू? क्लासिफिकेशन के थ्रू। और दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो यही प्रोसेस क्या है? क्लासिफिकेशन, जिसके थ्रू करेंगे हम जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक अच्छे से फॉर्म में रख पाएंगे और पता कर पाएंगे कि एक किस क्लास के हैं या किस जीनस के हैं, फैमिली के हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू convenient category based on some easily observable character। तो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होगा, हम कुछ करेक्टर लेंगे, कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ऐसे करेक्टर जो आसानी से हम सब पहचान पाएँ, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनकी कैटेगरी में इनको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल बता रहा है, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल। हम प्लांट्स और एनिमल के ग्रुप को पहचान सकते हैं, और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट, और कैट को भी, डॉग को भी और इंसेक्ट को भी। ठीक है, नॉर्मल है ये सब, हम सभी जानते हैं। आगे कह रहा था मूवमेंट, वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोशिएट सर्टेन करेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अगर हम कहते हैं कि ये डॉग है या कैट है या इंसेक्ट है या प्लांट है या एनिमल है, कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसे कैरेक्टर होंगे जिससे हम इसका पता कर पाएंगे। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। तो ये कह रहा है आपके दिमाग में कौन सी इमेज आती है जब आप एक डॉग के बारे में सोचते हैं, तो डॉग की इमेज आ जाएगी सीधे। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग, तो हम सब क्या देख पाएंगे, डॉग को देख पाएंगे, एंड नॉट कैट्स। हम डॉग, अगर कोई कहेगा डॉग कैसा होता है, तो हम डॉग के बारे में सोचेंगे, कैट के बारे में तो नहीं सोचेंगे ना। वही कह रहा है कि ऑब्वियस है ये। नाउ इफ़ वी वेयर टू थिंक ऑफ एलेस्थियन वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब कोई एलेस्थियन के बारे में कहेगा तो सबको पता है कि एलेस्थियन कैसे होते हैं, तो वही जैसे डॉग और कैट के बारे में, वैसे एलेस्थियन क्या होता है हमको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, अगर हम कहेंगे मैमल्स, तो यू वुड ऑफकोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर। अगर कोई कहेगा मैमल्स की बात करेगा तो हमको क्या पता चल जाएगा कि उसके क्या होंगे, एक्सटर्नल ईयर होंगे, उनके उसके कान बाहर होंगे, और बॉडी में क्या होंगे, हेयर होंगे। तो ये तो करेक्टर है एक मैमल का। ठीक है। लाइकवाइज और भी करेक्टर है, मतलब एक नॉर्मल करेक्टर है। ठीक है। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, अगर हम गेहूं की बात करेंगे यानी व्हीट की बात करेंगे, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ व्हीट प्लांट नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। अगर हम कहेंगे गेहूं या व्हीट की बात करेंगे तो व्हीट का ही तो हमारे माइंड में पिक्चर आ जाएगा, ना कि राइस का आएगा, चावल का आएगा और एनी अदर प्लांट का आएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि गेहूं कैसा होता है दिखने में। हैंस ऑल दीज dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animal etc are convenient categories we use to study organism। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं वो हम सबको पता ही है, हमारे लिए बहुत कॉन्वीनियंट है, क्योंकि हम सब ने देखे ही हैं कि कैट कैसे होती है, सब चीज़ें। ठीक है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज़ टैक्सा। तो हम इन सब कैटेगरी के लिए अगर हम कोई साइंटिफिक टर्म यूज़ करेंगे तो क्या कहेंगे, दे ऑल आर टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level। तो अगर हम कहेंगे टैक्सा तो हमने कह रहा है ये तो सब अलग अलग है, टैक्सा में कैसे डाल दिए, तो हम सबको पता चल रहा है कि इसमें क्या है, बहुत अलग अलग टाइप की कैटेगरीज में है। ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, प्लांट्स भी टैक्सा है, व्हीट भी टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर ऑल टैक्सा। तो सबके सब क्या है, टैक्सा ही तो है। बट यू नो दैट अ डॉग इज़ मैमल, पर हम सबको ये पता है कि डॉग क्या है, एक मैमल है, एंड मैमल्स आर एनिमल। पर हमको ये भी तो पता ही है कि मैमल्स क्या होते हैं, डॉग एक मैमल है और मैमल्स क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग
रिप्रेजेंट टैक्साई डिफरेंट लेवल। तो हम कह सकते हैं कि जो एनिमल है, मैमल है और डॉग है, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेवल प्रेजेंट कर रहा है एक टैक्सा के। ठीक है, रिप्रेजेंट टैक्साई को ही कर रहा है, बट क्या कर रहा है, उसके डिफरेंट लेवल को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे कह रहा है हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में पुट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। तो यही क्या है, टैक्सोनॉमी है। आगे बता रहा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये कह रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो सेल के स्ट्रक्चर है उसके साथ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, उसका स्ट्रक्चर और बाकी की चीज़ें हैं जो उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है और उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है एक ऑर्गेनिज्म की, ये सब क्या है, इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। और ये सब मिलके क्या बनाती है, हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमिक की स्टडी। जो आजकल हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं वो इस सब बेसिस क्या है इन सब के, यही सारी चीज़ें हैं। आगे कह रहा है हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि बेसिस क्या है टेक्सोनॉमी के, बेसिक चीज़ क्या है, तो बेसिक चीज़ें क्या है इसमें, कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, हमारी बेसिस में आएंगी टेक्सोनॉमी के। आगे बात कर रहा है टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी क्या है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। तो क्या है, जो टैक्सोनॉमी है वो ऐसा तो है नहीं कि नई नई कोई चीज़ है। पहले भी क्या था, जो ह्यूमन बींग था वो पहले से इन चीज़ों के बारे में बहुत इंटरेस्टेड था और उसने क्या करा था, जो ऑर्गेनिज्म था उनको डिफरेंट टाइप में उसने बांटा हुआ था और उसका रेफरेंस के मतलब किस आधार पे बांटा था उसने, कि उनके यूज़ के अकॉर्डिंग जो जितना यूज़फुल है उसने उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया और जो यूज़फुल नहीं है उनको उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जो यूज़फुल है उसको उन्होंने क्या करा, एक अच्छी कैटेगरी बनाई और उसमें डाल दिया। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड। तो अर्ली डेज़ में क्या था, ऐसे हमने पढ़ा था कि अर्ली जो मैन था उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो ये बात करें कि जो अर्ली मैन था उसके अर्ली डेज़ में क्या हुआ, उसको बेसिक नीड ही फुलफ़िल करनी होती थी कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, यही चीज़ें चाहिए थी उसको। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, तो वो किस पे बेस्ड था, यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, कि कोई ऑर्गेनिज्म में कितना यूज़फुल है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ओके, ठीक है, तो अब आगे कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity but also the relationship among them। तो ह्यूमन बीइंग जो था, मतलब हम मानव लोग, तो वो कह रहा है ह्यूमन बीइंग जो था वो सिंस लॉन्ग, एक लंबे टाइम से किस में इंटरेस्टेड था, कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप के हैं उन सब चीज़ों के बारे में, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो आपस में कैसे संबंधित है, इस बारे में। ठीक है, इसी ब्रांच को उन्होंने क्या कहा, सिस्टमैटिक्स कहा। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। आगे है द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। अभी कहा था ना मैंने कि ज़्यादातर वर्ड जो होते हैं बायोलॉजी में वो किसके होते हैं, लैटिन भाषा के ही होते हैं। तो ये कह रहा है द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, किससे, सिस्टेमा से। सिस्टमैटिक्स सिस्टेमा से निकला, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब क्या है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करें हम ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो लीनियस की बुक कौन सी थी, कभी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या थी, सिस्टेमा नेचुरी। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज
later enlarged to include identification, nomenclature and classification। तो जो स्कोप था सिस्टमेटिक्स का वो बाद में क्या हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। उसमें क्या क्या आगे चीज़ें, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, लास्ट में कह रहा है ये सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमेटिक्स ने क्या करा, एक अकाउंट दिया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का और ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं, जो इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे इनके कैसे रिलेशनशिप थे और कैसे ये इवॉल्व हुए। ठीक है, इससे आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।